व्यू 360 में मुतनाज़ कश्मीर में लगभग 2 माह से जारी कशीदगी के बाद पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान और भारत के सरबराहान आमने सामने। अफगान अवाम अपना अगला सदर चुनने के लिए हफ्ते के रोज पोलिंग स्टेशंस का रुख करेंगे। सिक्योरिटी से मुतल्लिक खदशात इन इंतखाबात पर किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। और अमरीका आए अफ्रीकी गुलामों की आमद के 400 साल की बरसी के मौके पर आज चलेंगे घाना। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में जारी अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करेंगे। भारत की जानिब से मुतनाज़ा कश्मीर के ख़ुसूसी आइनी हैसियत वापस लेने के बाद से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात एक मरतबा फिर कशीदा हैं। इससे पहले रवा साल फरवरी में दोनों मुल्कों में जंग का खदशा उस वक्त बढ़ गया जब निस्फ सदी में पहली मरतबा भारत ने पाकिस्तान के अंदर हमला किया। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद हालात उस वक्त किसी हद तक नॉर्मल हुए जब पाकिस्तान ने अपनी कैद में भारतीय पायलट को भारत वापस लौटाने का फैसला किया। न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में आज के इजलास में इमरान खान और नरेंद्र मोदी की तकरीरों का फोकस क्या होगा, इस बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं न्यूयॉर्क, जहां हमारी साथी नीलोफर मुगल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो नीलो। सबसे पहले ये बताइएगा, क्या तवक्को की जा रही है कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इजलास से खिताब करेंगे तो एजेंडे में क्या है? जी इरम, कल जो एशिया सोसाइटी का खिताब हुआ ये एक गैर मुनाफा बख्श इदारा है, तो उसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि वो बहुत बेसब्री से आज का जो खिताब होने जा रहा है उसका इंतज़ार कर रहे हैं और वो ये यकीनी बनाएंगे कि कश्मीर का जो मसला है वो भरपूर अंदाज में इस फोरम पर उठाएंगे और आलमी बरादरी की जो तवज्जो है वो इस जानिब दिलाएंगे। इमरान खान जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो तवील अरसे से ये कहते आ रहे हैं कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर के सफ़ीर की हैसियत से वो शिरकत करेंगे और ये तवक्को की जा रही है कि वो आज इस फोरम पर भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में उनके मुताबिक जो मुबैना खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसकी जानिब आलमी बरादरी की तवज्जो दिलाएंगे। कल एशिया सोसाइटी में उन्होंने ये बात करते हुए कहा कि वो आज का जब खिताब होगा उसके बाद वो कोशिश करेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से वो खुसूसी तौर पर मुलाकात करें और उनसे ये दरख्वास्त करें कि वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में जाएँ, वहाँ पर मुबस्सिरीन भेजें। और इसी हफ्ते दी गार्डियन को एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि यही वक्त है कि अगर आलमी बरादरी ने कश्मीर के मौजू पर तवज्जो नहीं दी तो हो सकता है कि उस खित्ते में दो जो न्यूक्लियर ताकतें हैं उनके दरमियान जंग छिड़ जाए। जी नीलोफर, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का भी आज खिताब है, तो वो किन अमूर पर बहस करेंगे? जी बिल्कुल इरम, आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ख़िताब करने वाले हैं, लेकिन उनका जो ख़िताब होगा वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पहले होगा और ये तवक्को की जा रही है कि वो कश्मीर के मौजू पर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। यहाँ पर इंडियन मीडिया है और जो इंडियन वफ़द के जो लोग हैं, जब उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ये इस बात का इम्कान बहुत ही कम है कि वो कश्मीर के मौजू पर बात करें। हाँ, ये हो सकता है कि वो उस खित्ते में जो इंसदाद दहशतगर्दी या दहशतगर्दी के हवाले से कोई बात करें, लेकिन इसके अलावा वो इस तवक्को का इजहार कर रहे हैं कि हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो अपनी 5 साला कारकर्दगी और उनकी हुकूमत का जो ग्लोबल विजन है उस पर बात करें और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से उनकी हुकूमत की जो कोशिशें हैं उस पर बात करें। और भारत का ये मौक़िफ़ रहा है, कश्मीर उसका अंदरूनी मामला है, इसलिए वो बैनुल-अक़वामी बरादरी को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। नीलोफर, ये बताइए कि इस वक्त माहौल क्या है न्यूयॉर्क में? अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में इतना बड़ा इजलास हो रहा है, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं? जी इरम, बिल्कुल ये अक़वाम मुत्तहिदा का जो दफ्तर है ये न्यूयॉर्क मैनहट्टन के मरकज़ी इलाके में है और ये इलाका वैसे ही बहुत कंजस्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, लेकिन सालाना इजलास के मौके पर यहाँ पर जो है सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और लोग जो है काफ़ी दूर दूर यानी काफ़ी ब्लॉक्स पैदल चलकर उनको यहाँ पर आना पड़ता है। और ये 45th स्ट्रीट जो है जहाँ पर मेरा भी होटल है, इसी पर आगे जाकर एक होटल है, होटल रोजवेल्ट, जो कि इस हवाले से मशहूर है कि वो पाकिस्तान की मलकियत भी है और पाकिस्तान से जब भी आलमी रहनुमा आते हैं या कोई अहम शख्सियत आती है तो वो यहाँ पर ठहरते हैं। तो ये स्ट्रीट इस हवाले से बंद कर दी गई है और सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। नीलोफर, ये बताइए कि मुजाहरे भी हुए वहाँ पर, मुजाहिरीन का क्या मुतालबा रहा?
इरम आज जो है कल जो है वो जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ के और चाइनीज़ जो मुजाहिरीन थे उन्होंने अपने अपने मुल्कों के हवाले से जो वहाँ पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल है उस हवाले से उन्होंने मुजाहरे किए। लेकिन आज चूँकि नरेंद्र मोदी और वज़ीर आज़म इमरान खान का जब खिताब होने जा रहा है तो बहुत से मुजाहिरीन यहाँ पर कश्मीरी ग्रुप हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे। इसके अलावा खालिस्तान तहरीक के लोग यहाँ पर इकट्ठे होंगे, फ्री कराची मूवमेंट के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होंगे और PTM के जो कारकुन हैं या उनके जो हामी हैं वो यहाँ पर मुजाहरा करने का इरादा रखते हैं। नीलोफर मुगल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। अक़वाम मुत्तहिदा से जनरल असम्बली के इजलास में आज इमरान खान और नरेंद्र मोदी खिताब करेंगे। हमें अपडेट देने के लिए शुक्रिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर की यूक्रेन के सदर के साथ मुबैना गैर मुनासिब टेलीफोन कॉल की शिकायत करने वाला शख्स CIA का एक अहलकार है। इस शिकायत में कहा गया है कि व्हाइट हाउस के आला हुकाम ने सदर ट्रंप और यूक्रेन के सदर के दरमियान उस बातचीत की तफसीलात को छुपा कर रखने की भी कोशिश की। इसी बारे में मजीद बता रहे हैं कैपिटल हिल से हमारे नुमाइंदा अमान अजहर। जी अमान, क्या तफसीलात हैं? अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की इंटेलिजेंस कमेटी ने जुमेरात की सुबह उस शिकायत के मुंदरजात को डीक्लासीफाई किया है जिसमें सरकारी एजेंसी वाबस्ता एक अफसर ने ये शिकायत तहरीर की थी कि सदर ट्रंप ने 25 जुलाई को अपनी फ़ोन कॉल में यूक्रेन के सदर पर ये जोर डाला कि वो अपने उनके सियासी हरीफ जो बाइडन और उनके बेटे के खिलाफ यूक्रेन में तहकीकात का आगाज़ करें। अमरीकी कानून में विसल ब्लोअर्स को ये हक हासिल है कि अगर वो इदारे की किसी कार्रवाई या किसी पॉलिसी से इत्तफाक नहीं करते तो वो अपना नाम जाहिर किए बगैर इसके बारे में शिकायत कर सकते हैं। इसी शिकायत में यह भी कहा गया है कि मुताद्दिद सरकारी शख्सियात को इस बारे में तशवीश है कि सदर ट्रंप अपने सियासी मुखालफिन को बदनाम करने के लिए अपने ओहदे का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं। इस सूरत हाल के सामने आने के बाद मंगल को डेमोक्रेटिक रहनुमा और ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैंसी पेलोसी की जानिब से ये कहा गया कि वो सदर ट्रंप के खिलाफ मुवाख़से की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ कर रही हैं। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ना तो उन्होंने अपनी फ़ोन कॉल में यूक्रेन के सदर पर कोई दबाव डाला और ये भी कि जिस सरकारी अफसर की जानिब से शिकायत सामने आई है उनको इस फ़ोन कॉल के मुंदरजात के बारे में सही इल्म नहीं था। हफ्ते के रोज़ अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। सन 2001 में अमरीकी इत्तेहादियों की मदद से तालिबान हुकूमत के खात्मे के बाद ये चौथी मरतबा है कि अफगान अवाम अपना अगला सदर चुनने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख करेगी। इन इंतखाबात में 16 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं जिनमें मौजूदा सदर अशरफ गनी दूसरी मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं। नस्ली एतबार से वो पश्तून हैं और उनका इंतखाबी नारा है कि वो रियासत को मजबूत बनाने वाले हैं। दूसरे अहम और मजबूत उम्मीदवार हैं अब्दुल्ला जिनके लिए 2014 में अफगानिस्तान के रियासती निज़ाम में खुसूसी तौर पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा मुतारिफ किया गया था। तीसरे नंबर पर अहमद वली मसूद हैं जो तालिबान मुखालिफ मरहूम अहमद शाह मसूद के छोटे भाई हैं। ताजिक कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले अहमद वली बरतानिया में अफगानिस्तान के सफ़ीर भी रह चुके हैं। चौथे नंबर पर हैं मुतनाज़ा शख्सियत गुलबदीन हिकमतयार। इनको काबुल के कसाई के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि सन 1990 की दहाई में छिड़ने वाली अफगान जंग में हिकमतयार पर हज़ारों शहरियों को हलाक करने का इल्ज़ाम है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुताबिक अफगानिस्तान की आबादी 3.5 करोड़ है जबकि रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 90,60,000 है। इस वक्त कुल अफगान आबादी का 60% हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में मुकीम है जबकि 11% आबादी तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में रह रही है। मज़ीद तफसील के लिए चलते हैं काबुल में मौजूद हमारी साथी आयशा तंजीम। इन इंतखाबात में हमें उस तरह की गर्मजोशी देखने को नहीं मिल रही जैसी गुज़िश्ता इंतखाबात में मिली है। एक बड़ी वजह तो उसकी ये थी कि बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि अगर अमेरिका और तालिबान के दरमियान कोई डील हो गई तो ये इंतखाब मुलतवी हो जाएंगे। फिर ये कि तालिबान ने बहुत धमकियां दे रखी हैं कि वो रैलीज पे और इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे हमला करेंगे, तो बड़ी बड़ी रैलीज करना मुमकिन भी नहीं था सिक्योरिटी की वजह से। कल ये भी खदशा है कि पोलिंग स्टेशन पर हमले ना हो और इन्हीं खदशात के पेश नज़र 72,000 सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेज और पर्सनल जो है वो पूरे मुल्क में डिप्लॉय किए जाएंगे। हर पोलिंग सेंटर के गिर्द हिसार बनाए जाएंगे सिक्योरिटी के। 20 से 30 हज़ार बैकअप में भी सिक्योरिटी फोर्सेज मौजूद रहेंगी। 5,000 पोलिंग सेंटर हैं, 9.6 मिलियन के करीब वोटर हैं। IEC और जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं और जो सिक्योरिटी के हुकाम हैं वो कहते तो ये हैं कि उनके इंतज़ाम मुकम्मल हैं, लेकिन तालिबान की तरफ से भी धमकियां जारी हैं और लेटेस्ट धमकी उनकी कल ही मिली है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि वोटर टर्नआउट लो रहे, क्योंकि वोटर्स को ये खदशात हैं कि पोलिंग सेंटर्स बराह रास्त तशद्दुद का निशाना बन सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात की अहमियत और मुस्तकबिल में तालिबान के साथ मुमकिना अमन मुज़ाकरात के दोबारा बहाल होने के इम्कानात के बारे में अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में फॉरेन रिलेशंस कमेटी के कुछ अरकान से पूछा। आइए इस बारे में अरकान कांग्रेस के ख्यालात सुनते हैं। वो एक पेचीदा खित्ता है, मगर हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान को कामयाब होने का बेहतरीन मौका दिया जाए। हम बहुत बरसों से वहाँ हैं और हम एक मुस्तहकम अफगान हुकूमत देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आवाम को इख्तियारात मिलें और सफारतकारी में हम हमेशा बातचीत की हिमायत करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि ये इंतखाबात बाहिफाजत हो, शफाफ हो और अफगानिस्तान के लोग आज़ादाना तौर पर वोट डाल सकें। अगर हम इंतखाबात पर एतमाद नहीं रखते तो यकीनन मुज़ाकरात की राह में रुकावट आएगी। अमेरिका अफगानिस्तान में मजीद अस्करी हालत में नहीं रहना चाहता और न ही अफगान फोर्सेस को 80% इमदाद देना जारी रखेगा। अफगानिस्तान को कभी न कभी अपने पांव पे खड़ा होना होगा। ये नहीं हो सकता कि वो अमेरिका पर इन्हिसार करता रहे। हमें इसका कोई हल निकालना होगा। मेरे ख्याल में अफगानिस्तान के अवाम के लिए अहम है कि उन्हें मौका मिले कि वो अपने लिए हुकूमत का तयन कर सकें। हमारा अफगानिस्तान जाने का एक मकसद ये था कि अफगानिस्तान के लोगों को आज़ादाना इंतखाबात मुनक्किद करने का मौका फराहम किया जाए। यकीनन हमें मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने होंगे, क्योंकि 18 बरस तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में नाकाम पॉलिसी अपनाए रखी। 4,000 फौजी हलाक हुए, 26,000 से ज़ायद जख्मी हुए। हमने जंग पर 10 खरब डॉलर खर्च किए हैं और ऐसा कोई इशारा नहीं कि अगर हम मज़ीद 18 साल वहाँ रहें तो हम कामयाब हो जाएंगे। अब वक्त है कि अपने फौजियों को वापस बुलाया जाए। हाल ही में सदर ट्रंप ने तालिबान के साथ तकरीबन 1 बरस से जारी मुज़ाकरात को मनसूख करने का ऐलान किया। सदर अशरफ गनी एक अरसे से इन मुज़ाकरात की मुखालफत करते आ रहे थे और चाहते थे कि तालिबान के साथ कोई हतमी मुआहिदा अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के बाद तय पाए। इंतखाबात के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के बहाल होने के क्या इम्कानात हैं? तफसीलात नदीम याकूब की इस रिपोर्ट में। हाल ही में सदर ट्रंप ने अचानक तालिबान के साथ मुज़ाकरात मनसूख करने का ऐलान करके सबको हैरान कर दिया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात के इनेकाद पर छाए गैर यकीनी के बादल भी छट गए। अफगान अमूर की माहिर लॉरेल मिलर कहती हैं कि ये तवक्को रखना कि अमेरिका पहले की तरह ही अफगानिस्तान की इमदाद जारी रखेगा गलत है। कुछ लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुज़ाकरात के अमल में तातुल से एक बार फिर से अमेरिका पहले जैसी पॉलिसी जारी रखेगा और फौजी दस्तों की एक खासी तादाद अफगानिस्तान में मौजूद रखेगा और पहले की तरह इमदाद भी जारी रखेगा। मेरी नज़र में ऐसा नहीं होगा। सदर ट्रंप वाज़ेह तौर पर इस ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि वो अफगानिस्तान से फौज को निकालना चाहते हैं। एक जानिब अमेरिका और तालिबान एक दूसरे से अमन की बातचीत कर रहे थे और दूसरी जानिब एक दूसरे पर हमले भी जारी रखे हुए थे। बेशतर तजियाकार मुत्तफिक हैं कि अब अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा होगा। बातचीत खत्म हो गई है और अब गोलियों के जरिए एक दूसरे को पैगाम दिए जा रहे हैं। मुझे अंदेशा है कि सफीर खलीलजाद मुज़ाकरात को बहाल करने के लिए दीवानावार कोशिशें कर रहे होंगे। हकीकत ये है कि एक बार फिर एतमाद खत्म हो गया है। ताहम अगर मुस्तकबिल में कोई मुआहदा हो भी जाता है तो भी आलमी बिरादरी काबुल में किसी मुमकिन तालिबान हुकूमत को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। अमेरिका के हक में बैठती है, ना अफगानिस्तान के हक में बैठती है, ना पाकिस्तान के हक में बैठती है कि एक तालिबान हुकूमत काबुल पे हावी हो, क्योंकि ये गारंटीड बात है कि आज अगर काबुल में तालिबान की हुकूमत आती है तो कल उनका टारगेट पाकिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर रीजन होगा।
तजियाकार समझते हैं कि मुज़ाकरात की मनसूखी से सदर अशरफ गनी की पोजीशन मजबूत हुई है, जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात से खाइफ थे। अब तवज्जो अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात पर मरकूज है। क्या इंतखाबात के बाद अमेरिका के खसूसी मंदूब ज़ल्मे खलीलज़ाद तालिबान के साथ मुज़ाकरात के अमल को बहाल कर सकेंगे? कैंडिस समझती हैं कि ये बहुत मुश्किल है। इस इंतजामिया के दौर में बहुत ही कम हम सबको उम्मीद रखनी चाहिए कि मुज़ाकरात बहाल हो जाएं। मगर दुनिया के इस खिते में जब खुलेआम इस तरह के मामलात ख़राब होते हैं और ड्रामे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नुकसान बहुत गहरा है। बहुत से अमरीकी शायद इस बात से इत्तफाक करें कि कैंप डेविड एक बेहुदा मंसूबा है। तजियाकार कहते हैं कि आइंदा चंद दिनों में सदर अशरफ गनी के मुस्तकबिल का तो शायद फैसला हो जाए, मगर तालिबान के मुस्तकबिल के बारे में बेयकीनी शायद कुछ अरसा और बरकरार रहे। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी और आज इजलास में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब करने जा रहे हैं। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए आइए हमारे फेसबुक पेज पर, पता है facebook.com/VOA उर्दू, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इस साल अगस्त में अमेरिका में पहले अफ्रीकी गुलामों की आमद को 400 साल मुकम्मल हो गए हैं। ये गुलाम आज के अमेरिका में वर्जीनिया नामी उस जगह लाए गए थे जो उस वक्त बरतानवी नौआबादी थी। घाना में इस मौके पर वापसी का साल के उन्वान से तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इन तकरीबात का मकसद बैरून मुल्क मुकीम अफ्रीकी निजात अफराद को घाना वापस आकर अपनी नस्ली जड़ें तलाश करने का मौका फराहम करना है। तफसीलात इस पैकेज में। मुझे नहीं मालूम कि मेरा ताल्लुक अफ्रीका के किस हिस्से से है। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि मैं मगरबी अफ्रीकी हूँ। घाना में हर 2 साल बाद मुनक्किद होने वाला पैनफेस्ट नामी मेला अफ्रीका के इत्तेहाद के नजरिए को मनाने के लिए मुनक्किद होता है, लेकिन इस साल इस मेले को एक नया मफहूम दिया गया जब उन बैरून मुल्क मुकीम अफ्रीकियों को मदऊ किया गया जिनमें से बेशतर को ये मालूम ही नहीं है कि गुलाम बनाकर अमेरिका ले जाए जाने से पहले उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक कहाँ से था। खानदान वालों से दोबारा मिलना जबरदस्त है। रिपब्लिक ऑफ घाना के सदर नाना अकूफो ऑडो ने 2009 को अफ्रीकी अमरीकियों की वतन वापसी का साल करार दिया था। मैं पैन अफ्रीकनिज्म को इत्तेहाद के एक नजरिए के तौर पर देखती हूँ। अमेरिका से घाना मुंतकिल होने वाली गेल निकोल घाना की अफ्रीकन अमेरिकन एसोसिएशन की सरबराह हैं। हम सब स्याह फाम नस्ल का हिस्सा हैं। हम सब अफ्रीकी हैं, दुरुस्त। आप चाहे अमेरिका में हो या ब्राजील में या आप कैरेबियन में हो, अगर आपकी जिल्द स्याह है तो आप अफ्रीकी हैं। मेले के बहुत से शुरका को खुशगवार हैरत हुई कि किस तरह घाना के कैपिटल आने से उनके अफ्रीका के बारे में दुक्यानूसी ख्यालात ज़ाइल हुए। वो तासुरात जो अफ्रीका के बारे में अफ्रीकी निजात अमरीकियों में पाए जाते हैं, मसलन ये इलाका सूडान की तरह है या ये सारा इलाका जंगल की मानंद है, लेकिन जाहिर है ऐसा नहीं है। घाना में इन तकरीबात के अलावा वतन वापसी की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर बदनाम ज़माना इस महल का दौरा भी शामिल है जहां गुलामों की तिजारत होती थी। इस जगह अब एक अजायब घर है जहां इस बरियाज़म से हमेशा के लिए ले जाए जाने वाले जंजीरों में जकड़े गुलामों की हालत-ज़ार की अक्कासी की गई है। ज़ियारत पर आने के एहसासात यहाँ बहुत से लोगों के लिए मुश्तरक हैं। ये देखकर कि ये सब कुछ इस तारीखी जगह पर हो रहा था, ये एक हैरत अंगेज तजुर्बा है और मेरे लिए ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इन चीज़ों का सफ़र मुकम्मल हो गया है जिनका ताल्लुक यहाँ से है। मुझे यहाँ से मजबूत वाबस्तगी का एहसास होता है। क्रिस सिमकन्स के साथ शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका।
ماضی میں غلام بنائے جانے والے اپنے خاندانوں کی جڑوں کے بارے میں جاننے کی کوشش اس کہانی میں آپ نے دیکھی. یہ ہماری امریکہ میں غلامی کے 400 سالوں کی تاریخ پر 5 رپورٹس پر مشتمل سیریز کی آخری رپورٹ تھی. آپ یہ پوری سیریز ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. چلیں ادھر تھوڑا ادھر ہو جائے. ہم سب اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہیں؟ یہ جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں نا، یہ عزیفہ کا جب اس کے بازو پروستھیٹکس لگا، یہی ایک دوسرے کو بہتر بناتے ہیں اور پھر مل کر ایک بہتر ملک بناتے ہیں ہم. لیکن ملک بھی اپنے آپ میں کہاں پرفیکٹ ہوتے ہیں؟ تو دنیا کے دوسرے ملک ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایسے ہی تو ایک بہتر دنیا بناتے ہیں ہم. One teacher, one book and one pen. اور دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان اور پاکستان اسی لیے تو دکھاتے ہیں. نئے وزیر اعظم عمران خان نے اس ایگزیبیشن کے ڈیزائنر ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کا ورنہ اپنے آپ میں ہم سب کہاں پرفیکٹ ہیں. یہ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. ویو 360 صرف آج نیوز پر. حال ہی میں نیو یارک میں امریکی محکمہ خارجہ اور ٹیکسس کی A&M یونیورسٹی کی جانب سے پاکستان ملین ویمن انیشیٹو نامی ایک پروجیکٹ شروع کیا گیا. اس پروجیکٹ کا مقصد پاکستان میں خواتین کے لیے معاشی مواقع میں اضافہ کرنا ہے. اس تقریب کے موقع پر امریکی وزارت خارجہ میں جنوبی ایشیائی امور کے لیے قائم مقام معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز اور پاکستان کے حکومتی اہلکار بھی موجود تھے. تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی انشمن اپتے. نیو یارک میں ہونے والے اس ایونٹ میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پاکستانی حکومت کے نمائندے پاکستان سے آئی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو اعلیٰ تعلیم کے ذریعے پیدا ہونے والے بزنس اور معاشی مواقعوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. موقع ہے پاکستان ملین ویمن مینٹرز انیشیٹو کے لانچ کا، جو US پاکستان ویمنز کاؤنسل کا پروجیکٹ ہے. ویمنز کاؤنسل امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ٹیکسس A&M یونیورسٹی کی جوائنٹ ایفرٹ ہے. اگرچہ ہماری حکومتیں کئی سالوں سے مل کر کام کر رہی ہیں، یہ انیشیٹو صرف حکومتوں کو ہی اکٹھا نہیں کر رہا بلکہ پرائیویٹ سیکٹر کی توانائی کو بھی شامل کر رہا ہے. یہ 10 لاکھ نوجوان لڑکیوں کی سرپرستی کی کمٹمنٹ ہے، ایک ایسی کمٹمنٹ جس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ عورتیں اور لڑکیاں وہ کردار ادا کر سکیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے. کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے خواتین کو مین اسٹریم اکنامک مین اسٹریم میں لانا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ وہ پاپولیشن کا 50% سے زیادہ حصہ ہوتی ہیں اور اس کے لیے جہاں سے بھی اپرچونٹیز حاصل کی جائیں، جو بھی پارٹنرشپ اسٹرائک کیے جائیں، ان اپرچونٹیز کو اویل کرنا چاہیے. تو اس سلسلے میں بھی یہ جو آج کی جو تقریب ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے. پاکستان ملین ویمن مینٹرز انیشیٹو کے تحت آنے والے 3 سالوں میں 10 لاکھ پاکستانی لڑکیوں اور خواتین کو بزنس شروع کرنے کے مواقع کے بارے میں انڈسٹری اور ایجوکیشن سیکٹر کے ایکسپرٹ سے رہنمائی ملے گی. جیسے میں نے ویمن کاؤنسل سنا تو میں نے سوچا کہ I have to go there. تو کیونکہ میرا بیسیکلی موٹیو ہی ہے کہ میں اپنے ایریا کی جو فیمیلز ہیں ان کو موٹیویٹ کروں تعلیم کی طرف، اس کی اہمیت کی طرف، ان کو آگے لے کر آؤں کسی طرح. اور مجھے ایڈوائزرز اور مینٹورز سے جو ہے وہ گائیڈنس ملی کہ آپ کو، میرا یہ پلان تھا کہ میں اپنے آئیڈیاز کو لارج اسکیل پہ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کروں، بٹ انہوں نے مجھے گائیڈنس دی کہ کبھی کبھی چیزوں کو شارٹ اسٹیپس میں جب آپ کرتے ہو تو وہ زیادہ اچھے سے امپلیمنٹ ہوتا ہے. ہمیں اپنے میل کاؤنٹر پارٹس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے اور ان کو لڑکیوں کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ ایکویلٹی ڈیولپ ہو سکے. سٹی گروپ، KFC اور پیپسیکو جیسی امریکی کمپنیز بھی اس انیشیٹو کو سپورٹ کر رہی ہیں. انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. ہیو اے گریٹ ویکینڈ.